बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अनीस रज़ा और आप देख रहे हैं AH शो। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल मुल्क की जैसे कि कोरोना के बायस सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं बल्कि दुनिया की सूरत हाल बदलती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर सियासत की सूरत हाल भी किस तरह बदल रही है, सियासत में क्या कोई तब्दीलियाँ आने वाली हैं। एक जानिब आप देखें कि सिंध जो है वहाँ पे जैसे जैसे बारिशें होती जा रही हैं तो एक सैलाब पूरे सिंध में, जैसा कि कल PTI के एक रहनुमा ने कहा कि एक तो समंदर सिंध में है तो एक समंदर सिंध के अंदर है, एक सिंध के बाहर है तो एक सिंध के अंदर है। इसके साथ साथ लाहौर में बारिशें हो रही हैं, पंजाब में बारिशें हो रही हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के कुछ जो रहनुमा हैं उनका कहना यह है कि सिंध की बारिशों को ज़रा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है और लाहौर में जो बारिशें हो रही हैं या पंजाब में जो बारिशें हो रही हैं उनको बढ़ा चढ़ा के या उनको उस तरह से हाईलाइट नहीं किया जा रहा मीडिया पे। इसके अलावा PTI में आने वाले दिनों में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं और क्या ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी और क्या जो है वो ये 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी और इसके बाद किसकी हुकूमत आएगी। तो इन तमाम बातों पर जो है वो रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुख्तार अब्बास साहब। आप NA 60 से रावलपिंडी से आप उम्मीदवार थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो कि इलेक्शन यहाँ पे फिर हो नहीं सका किसी वजह से। लेकिन आइए हम उनसे बात करते हैं और उन्हीं से इन तमाम सवालों के जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सर सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि मुख्तार अब्बास आखिर कौन है, मुख्तार अब्बास कैसे सियासत में आया, क्या मुख्तार अब्बास का जो ख़ानदान है वो पहले से सियासत में था या मुख्तार अब्बास पहला फ़र्द है जो सियासत में आया, और अगर सियासत में आए तो सिर्फ पीपल्स पार्टी ही क्यों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया तशरीफ़ लाए इंटरव्यू के लिए। जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया मुझसे मुख्तार अब्बास का, हमारी फैमिली जो है, मेरे दादा, मेरे वालिद साहब, मेरे भाई भी मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहे, मेरे वालिद साहब भी चेयरमैन रहे, मेरे मामू भी। मैंने पहला इलेक्शन जो था मुशर्रफ दौर में 2002 में मुशर्रफ की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ यूनियन कौंसिल का किया था मैंने, ठीक है। उसके बाद तहसील नाज़म 2005 का इलेक्शन था, वाहिद मैं कैंडिडेट था मुशर्रफ की जो यहाँ पे जो काफ लीग थी उनके ख़िलाफ़ मेरा उनके साथ 1-to-1 मुकाबला था। तब भी मैं पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था। और उसके बाद 2008 में पार्टी की तरफ से कुछ मामलात चल रहे थे और काफली के साथ उस वक्त जो है टिकट राजा बशारत वगैरह को दिया गया। बहरहाल वो आगे बढ़ते चले गए। तो 2018 का इलेक्शन था, उसमें मुझे पार्टी ने टिकट दिया और मैंने उसमें अपना जो मुझसे हो सकता था, मुझसे, मेरी फैमिली से, मेरे दोस्त अहबाब से, वो उन्होंने किया। तो इसके आपने बड़ी अच्छी कंपेन भी चलाई, एक वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था, आपकी कंपेन भी नज़र आ रही थी। तो आप वैसे 2018 के जो इलेक्शन थे इनमें तो आपको और भी बहुत सारी ऑफर्स हुई थी कि आप अगर इस तरफ आ जाएं तो आपकी सीट कंफर्म है, तो फिर आप उधर क्यों नहीं गए, पीपल्स पार्टी ही क्यों आपने चूज़ की। सबसे पहली बात यह है जी कि रावलपिंडी जो शहर है, अगर इसकी हिस्ट्री देखी जाए तो बड़ा जालिम शहर है, बड़ी ख़तरनाक और भयानक किस्म की इसकी तारीख़ है। मौजूदा दौर में आपने पहले क्वेश्चन किया था, मैं साथ उसको भी जवाब देता चलूँ कि मैंने पीपल्स पार्टी का ही इंतखाब क्यों किया। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं एक रावलपिंडी का गांव है, शहर के साथ मुलिका गांव है शक्रियाल जी, वहाँ की एक नंबरदार फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। मैंने जब होश संभाला तो हमारे ऊपर जो लोग बरसर इक़्तिदार थे, इजाज़ुल हक साहब थे, चौधरी निसार अली ख़ान साहब थे और राजा बशारत वगैरह को जब मैंने होश संभाला तो मैंने इन्हीं को पॉलिटिक्स में देखा और शेख रशीद को देखा। यकीन माने कि मेरी पूरी जो आज तक ये स्ट्रगल है मेरी ज़ाती जो है 2002 से लेके आज तक 2020 तक, मैंने ये देखा कि ये हमारे इस इलाके में क्या बात करते हैं, हमारे साथ की जो हमारी 3-4 यूनियन काउंसिल थी वहाँ तक एक बच्चियों का स्कूल तक नहीं बनवा सके। शहर की ये हालत थी कि अगर देखा जाए तो एक जनरल हॉस्पिटल था, एक होली फैमिली था और एक सिविल हॉस्पिटल था, इसके अलावा इन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाए।
ज़ाहिर सी बात है, मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ। यहाँ की मुश्किलात से, यहाँ के जो हमारी बच्चियाँ तकरीबन 10-10 किलोमीटर दूर जाती थीं पढ़ने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, तो ज़ाहिर सी बात है कि मेरी माएँ बहनें, मेरी बच्चियाँ मेरे इलाके की जाती हैं, तो माँ बाप जो है जब बच्ची घर से जाती है, तो मैं ख़ुद एक बाप हूँ, मैं ख़ुद महसूस कर सकता हूँ कि उस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँगा। आज के दौर में अगर देखें तो 4-4 साल की बच्चियों के साथ साहिवाल में क्या हुआ। उसके अलावा आए दिन कोई महीने में 2-4 केसेस रिपोर्ट होते हैं, तो अजीब अजीब ख्याल आते हैं। बहरहाल ये एक सोच थी मेरी इस तरह से। खैर मैं पॉलिटिक्स में पीपल्स पार्टी के जहाँ तक ताल्लुक था, पीपल्स पार्टी की जो आइडियालॉजी है जिसकी बुनियाद भुट्टो साहब ने रखी, और जो भुट्टो साहब का मिशन था, उस मिशन को भुट्टो साहब के कारकुनों ने अपने खून देकर उस तारीख को चलाया, उस मूव को चलाया। उसके बाद उसी मूव में भुट्टो साहब की बेटी ने अपना खून शामिल किया। उस भुट्टो साहब की जो बेटी हैं, जो पाकिस्तानी दुनिया की बड़ी लीडर थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिनका नाम है, उनकी तारीख देख लें कि जब वो बाहर से आती हैं तो बाप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है, और जवानी की उम्र में कैद की सोबतें बर्दाश्त करती हैं, वर्कर्स को कोड़े मारे जाते हैं, कईयों की तो लाशें ही नहीं मिलती हैं। जो जबर और जुल्म हुआ शायद दुनिया में, ये हमारा जो मुल्क था, इसमें एक सियासी एक जद्दोजहद, ये चीज़ें चलती रहती हैं। बहरहाल जिस तरह से जुल्म किया गया और वो रुका नहीं, बढ़ते बढ़ते आप देख लें मोहतरमा की शहादत पे क्या किया गया, उससे पहले क्या किया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये एक अवामी जद्दोजहद है जी। ये खून है। मेरा ताल्लुक़ करबला वालों से है, मैं करबला वालों का मानने वाला हूँ। हम अवामी जद्दोजहद पे और अवामी हुक्मरानी पे यकीन रखने वाले लोग हैं। तो ये बात है जो मुझे पीपल्स पार्टी में लाई। ठीक है। डे 1 से जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो तभी पीपल्स पार्टी में था, और ये इसके साथ साथ सिलसिला चलता। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल मैंने करना था, लेकिन मैंने कहा अब आपने बात की, मैं यहाँ भी कर लूँ कि आप पीपल्स पार्टी में, तो अभी 2018 के इलेक्शन में भी एक हवा चली पहले, और उसके बाद अभी दोबारा से सवाने हमें कुछ लोगों से पता चला कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए जी, प्रेशर या किसी वजह से नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए, पार्टी छोड़नी होती तो पीटीआई बनी, तो मेरे साथ राब्ते किए गए पीटीआई की तरफ से, इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से, उनके जो रिश्तेदार अजीज़ हैं, ज़ाहिर है मेरे दोस्त भी हैं, क्लास फेलोज भी हैं, राब्ते किए गए। मैं छोड़ता पार्टी, उस वक्त छोड़ता। उसके बाद इलेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ, उन्होंने मुझे कहा टिकट देते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मैं इस तरह ये जो सिलसिले हैं, मैं एक आइडियालॉजी वाला बंदा हूँ। मैं वक्ती ये जो इक़्तिदार हैं सीटों से, इन चीज़ों से, ये चीज़ें मुझे मुतासर नहीं करती हैं। अवामी आदमी हूँ, अवाम की ताकत पर यकीन रखता हूँ। उसके बाद जब इलेक्शन यकीन माने मुलतवी किया गया, इससे पहले साकिब निसार साहब आए शेख रशीद की कैंपेन में, मुझे तब भी एतराज़ था, इदारे खामोश रहे, बड़ा दुख हुआ। जाहिर सी बात है कि जो सूरत हाल चल रही थी उसमें उनको नहीं आना चाहिए था। फिर मौजूदा जो उनके टिकट होल्डर्स थे पीटीआई वाले, उन सबको बुलाया गया वहाँ पे हॉस्पिटल में, शेख रशीद ने और बाकी तमाम लोगों ने। देखा जाए तो इनकी क्या कारकर्दगी है पिछले 30-40 साल से। अगर शहर के हवाले से भी बात की जाए, शेख रशीद साहब की क्या कारकर्दगी है। मैं तमाम यूनियन काउंसिल्स में, शहर की तमाम यूनियन काउंसिल्स में मैं बिल्कुल पैदल घूमा हूँ, मैंने देखी हैं। माएँ बहनें बच्चियाँ हाथों में बाल्टियाँ लिए पानी को तरस रही हैं, लाइनों में खड़े हैं। अस्पतालों की हालत देखी मैंने, एक बेड पे 4-4 मरीज़ हैं। मतलब किस चीज़ का रोना रो है जी। मुझे एक पार्क बता दें शेख रशीद साहब। बहरहाल ये एक लोकल सियासत की मैं बात करूँ, शहर की के हवाले से बात कर रहा हूँ। वो बात करते हैं जी कि मैंने शहर के लिए कहा, क्या किया आपने? ना जीने वालों के लिए कुछ किया और ना मरने वालों के लिए कुछ किया। जीने वालों के लिए क्या किया आपने? कोई पार्क, कोई ग्राउंड, क्या चीज़ बनाई है? मुझे दिखा दें। आप सामने पिंडी में कितने पार्क बनाए गए। आप कब्रिस्तान पे आ जाएं, कब्रिस्तान के मसाइल देख लें, पानी के हालात देख लें, इस तरह से बाकी जो तमाम बिजली के हालात देख लें, गलियों में बिजली की तारों का हशर देख लें। तो ये चीज़ें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक थिएटर लगा के जो भी आता, मुशर्रफ आया मुशर्रफ के साथ चल दिए, इमरान खान साहब आए इमरान खान साहब, ये सियासत जो है, इस सियासत ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। खुदा का खौफ करें यार, आपने एक दिन मरना है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरा, आपने जिक्र किया तो मैं छोड़नी होती पार्टी तो मैं सोचा क्यों छोड़ता भाई।
मैं अवामी जद्दोजहद पे यकीन रखने वाला आदमी हूँ। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात ने हर चीज़ से नवाजा है, दौलत से, सेहत से, औलाद की नेमत से, और इलाका पूरा मोहब्बत करने वाला जिसका हो। मुझे किसी के नॉमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा ने मुझे हर चीज़ ने नवाजा है, और जब नवाजा है तो खुदा ने मुझ पे कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी डाली हैं, तो मुझे एहसास है उन जिम्मेदारियों का कि मैं इन सब की इज़्ज़त को लेकर आगे कैसे चलूँगा। ठीक है, आपने शेख साहब की बात की, तो हमारी शेख साहब से पिंडी के बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने कितने कॉलेज बनाए, कितनी यूनिवर्सिटियों का इफ्तिताह किया, ML1 देख लें, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि मेरी तो कारकर्दगी में जो ये नाला लई का मसला है ये भी मैं हल करने जा रहा हूँ। देखिए जी, मैंने जब होश संभाला पॉलिटिक्स में तो मैं इस नाला लई के इस प्रोजेक्ट को देखता आ रहा हूँ। ये एक मजाक बन गया है, यकीन माने एक मजाक है ये। वो जो लोग जिनके बच्चे उस पानी में बहकर मर गए, उनका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है उसका? 20-25 साल से तो मैंने होश संभाला है पॉलिटिक्स में, मैं देख रहा हूँ इसको, शेख रशीद को। मैं ये कहता हूँ ये मकार शख्स है, ये झूठा शख्स है, ये मदारिया है। ये सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों के कंधे पे आजकल उसने एक मैं हमेशा से मैं कुछ हमारे फौजी भाई हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि ये दावा करता है जी जनरल बाजवा से मेरी दोस्ती है जी। भाई क्या साबित करना चाहते हो तुम? भाई क्या साबित करना चाहते हो कि तुम्हें जनरल बाजवा साहब लेके आए हैं? भाई चीज़ ये है कि हम अवामी जद्दोजहद पे यकीन रखने वाले लोग हैं। ML1 का मंसूबा हो, अपने हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, कौन से हॉस्पिटल्स हैं मुझे बताएं आप। अब बारिशें हो रही हैं, पानी के हवाले से पिंडी शहर में जब मैं इलेक्शन कंपेन कर रहा था तो कमेटी चौक में शाह साहब के 3 बच्चे जो पानी में बह गए थे, शायद आपको इल्म होगा, मैं उस पर बात भी करता रहा हूँ उसके ऊपर। उनका कौन जिम्मेदार है? तो कीचड़ उछालना, एक रवायती तरीक़ाकार की सियासत करना, जी फ़लाँ अंदर कर देंगे, फ़लाँ को हम जेल से ले आएंगे, फ़लाँ को इंग्लैंड से ले आएंगे। भाई आपके इख्तियार में कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ कठपुतली हो, कुछ इसके अलावा आपके इख्तियार में कुछ नहीं है। और जहाँ तक रावलपिंडी शहर के मसाइल हैं, यकीन माने वो मसाइल जो हैं वही के वही हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको गली गली मोहल्ले लेके चलता हूँ, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे गुर्बत के क्या हालात हैं, पानी के कितने मसाइल हैं, पार्क्स का क्या इशू है। कोई पार्क नहीं, कौन सा पार्क बनाया? एक पार्क बता दें। जो पार्क मियाँ नवाज शरीफ साहब ने गालबन बनाया था, पब्लिक पार्क, हम छोटे थे उस वक्त, उसमें अभी अगर आप जाएं तो उसकी हालत देखें, उसके बाहर इन्होंने फ्रूट और वेजिटेबल की मंडी लगा दी है जी। बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ पे? हॉस्पिटल्स के हवाले से कौन सा नया हॉस्पिटल्स बनाया बता दें भाई। ये वाला नया हॉस्पिटल जो है हमने बनाया है। तो एक चीज़ का क्रेडिट है, एक चीज़ बन गई जी फातिमा जनाज यूनिवर्सिटी। भाई फातिमा जनाज यूनिवर्सिटी बिल्डिंग किसकी थी? वहाँ पे उस वक्त हमारा हुक्मरान कौन था, और वो बनाई किस जगह पे गई और किस मकसद के लिए गई, इसको भी तो देखना चाहिए। तो उसका क्रेडिट अगर शेख साहब अपने खाते में, कैंट के क्रेडिट को भी अपने खाते में लिखना चाहते हैं कि वो इलेक्शन लड़ते हैं शहर से, लाल हवेली से, राजा बाजार से, फुआरा चौक से, कहेंगे जी पिंडी के शहर जातली में फलां जगह पे प्रोजेक्ट हुआ है तो वो मैंने किया। पहले भाई अपने इलाके, अपने यूनियन कौंसिल 46, 45, 43, 44 में जाकर देखिए कि वहाँ के हालात क्या हैं, उनके हालात देखें, उसके बाद फिर आप बात करेंगे आपने क्या क्या काम किए हैं। ठीक है, ये शेख साहब की बात होगी। तो आपने, जैसे कि मैंने पहले सवाल किया था, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि आपने पीपल्स पार्टी क्यों ज्वाइन की। भुट्टो साहब की आइडियोलॉजी थी, बीबी की आइडियोलॉजी थी, जिसको कोई भी इंसान मुस्तरद या रद्द नहीं कर सकता। तो आप क्या समझते हैं कि आज की पीपल्स पार्टी जो है, ये भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी जैसी है? देखिए जी, हमारे यहाँ मैं एक मिसाल हमेशा देता रहता हूँ कि एक ख़ानदान का सरबराह है, बड़ा होता है किसी भी ख़ानदान का, अगर उसको मार दिया जाए तो उसके बच्चों को भी ना बाप की जगह में आने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। जो बीबी से, देखिए मेरी बात सुने, जो बीबी जितनी बड़ी विजनरी लीडर्स थी जी, जो एक्सपीरियंस उनके थे, उनके वालद की शहादत से लेकर और अपनी शहादत तक के जो एक्सपीरियंस थे, जलावतनियाँ काटी, डंडे खाए, वर्करों को मारा गया, जेलों में बंद किया गया, जलावतनियाँ काटी। देखिए उनका विजन, उनकी एक सोच जो थी ना, उसके बाद से आप क्या कह सकते हैं कि इतनी जल्दी आप देखते हैं कि इतनी जल्दी अच्छा फिर क्यों मारा गया उनको, क्यों शहीद किया गया, उसकी क्या रीज़न थी? पाकिस्तान में लीडरशिप का जो है ना खला पैदा किया गया है।
उनको शहीद करके। तो हमें ये सोचना चाहिए। फिर आप तवक्कुआत वैसे रखें कि आप एक लीडर को आप शहीद कर दें और आप कहें कि उसके बाद गवर्नमेंट उनको दे दें, या गवर्नमेंट जो भी बनाई गई, जिस तरह से जो सूरत हाल हुई उसमें भी देखा आपने कि हमारे साथ क्या किया गया, प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या किया। डेली आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो है सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया जाता था। तो ये चीज़ किस तरह से इंगेज रखा गया। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर तो डेफिनेटली आपकी जो डिलीवरी का जो सिस्टम है वो उस तरह से नहीं होता जिस तरह से होना चाहिए था। ठीक है, तो आपका इतना अरसा हो गया है सिंध को, ये आप देख लें कि अब बारिश आती है तो पूरा शहर भर जाता है। आपके सामने हालात आप भी मीडिया पे देख रहे हैं, तो वहाँ पे तो आपको काफ़ी अरसा हो चुका है, वहाँ पे तो अब तक तो आपको स्टेबल हो जाना चाहिए था। देखिए जी, जहाँ तक कराची शहर की बात है जी, वहाँ पे जो हैं जो कराची की जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इस वक्त कराची शहर को अगर देखा जाए उसमें बल्दिया का जो सिस्टम है वो शुरू से MQM के हाथ में। ठीक है, जो उनकी फंडिंग, उनके अपने मामलात हैं सारे। जिस तरह से आबादी बढ़ी तो ये लोकल गवर्नमेंट का काम होता है कि उसको प्लान करना। यही सूरत हाल मैं कहता हूँ जो कराची में हो चुकी है, यही सूरत हाल रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अब होने जा रही है। प्लानिंग नहीं है। जहाँ पे देखिए, मैं अभी देख रहा था कि रेलवे की जगह थी, वहाँ पे उन्होंने कराची में शारा फैसल पे चल रहा था, CM साहब ने भी कहा खाली पड़ी थी, फ्लैट्स बना दिए। आप ये तो देखें कि जहाँ पे अगर 2 लोग रहते थे वहाँ पे आपने 1000 लोगों के घर बना दिए, तो उनके पानी के लिए ड्रेन सिस्टम भी तो होना चाहिए था। ये लोकल गवर्नमेंट का काम है। आप उस अप्रूवल पे अप्रूवल देते जा रहे हैं। डिफेंस के वहाँ पे कॉलोनियाँ बनी, DHAs बने, वहाँ पे बाकी कॉलोनियाँ बने, शहर फैलता गया, बढ़ता गया, आबादी बढ़ती गई। पूरे पाकिस्तान से लोग हैं वहाँ पर, बांग्लादेश के हैं, बाकी और जो हैं कंट्रीज़ के वहाँ पे बाशिंदे रहते हैं। तो ओवर पॉपुलेटेड हो गया। ओवर पॉपुलेटेड होने की वजह से अब मसला ये है कि जब आपके पास रोज़गार नहीं होता तो अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी पॉपुलेटेड जो हो रहा है, जिसको भी फील नहीं कर रहे हैं हमारे जो इस वक्त जो हमारे MNAs हैं या गवर्नमेंट्स के लोग हैं। देखें, जब आप ये देख लें कि यहाँ पे अस्पतालों में कश्मीर का रश, इस्लामाबाद, पिंडी, रावलपिंडी शहर में हमारे KPK का सारा, इवन कि अफ़गानिस्तान से लोग भी यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। उसके अलावा हुआ ये कि जब ये लोग वहाँ से माइग्रेट किया, जब दहशतगर्दी के मामलात हुए KPK फाटास के एरियाज़ में, सवात के एरियाज़ में, तो यहाँ पे लोग वहाँ से रोज़गार के लिए शिफ्ट हुए। रोज़गार के लिए जब यहाँ पे शिफ्ट हुए तो यहाँ पे ज़मीनें महंगी थी। इन्होंने देखा, लोगों ने, इदारों ने ख्याल नहीं किया, नाले थे, नाले के साथ इंक्रोचमेंट बननी शुरू हो गई। CDS की जगह थी, कॉरपोरेशन की जगह थी, महकमा पंजाब, इंक्रोचमेंट शुरू हो गई, आबादी बढ़ती गई। और ये रावलपिंडी शहर के साथ अभी हो रहा है। देखने के लिए आंखें चाहिए। तो यही चीज़ हुई है कराची के साथ। और कराची में जो सूरत हाल है वो लोकल गवर्नमेंट को सूबाई गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहिए इसके ऊपर। ये कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है। लोग इस वक्त परेशानी का शिकार हैं बारिश से। बारिश भी ऐसी बात है, तवक्को से ज़्यादा हुई है, डिज़ास्टर है। मतलब अगर आज से 13 साल पहले हुई थी तो उसके बाद हुई है, तो हो जाता है इस तरह से। लेकिन यह है कि हमें एहसास है इस चीज़ का, लेकिन लोकल गवर्नमेंट को पॉइंट स्कोरिंग की जगह पे खड़े होके अपने सूबाई गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहिए। वहाँ पर जो वफाकी इदारे हैं, वफाकी इदारों के जो स्टेक्स हैं, मीन्स अगर डिफेंस के वहाँ पे एरियाज़ हैं, अगर वहाँ पे रेलवेज़ की कॉलोनीज़ हैं या रेलवे वालों ने जगह अपनी वहाँ पे सेल की हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो इसको जो है वो सूबाई गवर्नमेंट के साथ बैठ के एक प्लेटफॉर्म पे लोगों की मुश्किलात का अज़ाला करें। ठीक है, तो जैसा कि आपने कहा कि लोकल गवर्नमेंट जो है ये उसका काम है, लेकिन हुकूमत तो पीपल्स पार्टी के ना, लोग जो एक तबका जो वहाँ पे रहता है, जो गरीब तबका कह लें, या वो लोग उनको उनकी फीडिंग इस तरह की गई है, या सिर्फ कराची और सिंध के लोग नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो सारे पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ही लोग ब्लेम कर रहे हैं, चूँकि हुकूमत उनकी है। देखें जी, मसला ये है कि मैं फिर वही बात करूँगा कि पॉइंट स्कोरिंग के बजाय तवज्जो दी जाए। मैं अगर ये कहूँ कि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी मेरी तरफ से कि मैं कहूँ जी लाहौर में 2-2 फुट सड़कों पे पानी खड़ा है, इस्लामाबाद में चंद दिन पहले बारिश हुई है कि इस्लामाबाद में सारी रोडें चौक, ये मेरी जस्टिफिकेशन नहीं है। बारिश है, बारिश की वजह से पानी खड़ा हुआ है सड़कों के ऊपर, निकलने में टाइम लगा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इश्यूज़ हैं। तो ये अगर देखें ना, वहाँ पे जो कॉलोनीज़ हैं,
जो बन रहे हैं इस वक्त वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, चाहे वो वफाकी गवर्नमेंट की हैं, चाहे वो सूबाई गवर्नमेंट की हैं, चाहे किसी रेलवे के इदारे की हैं या किसी भी इदारे की हैं, या कोई भी तरक्याती काम हो रहा है, उनको चाहिए कि वो बैठ कर एक प्लेटफार्म पे अभी ये तय करें कि आइंदा भी अलग अलग से चलना है, दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करनी है। सिर्फ अगर सिर्फ और सिर्फ इसका सारा जो है वो डाला जाए पीपल्स पार्टी के सर पे या सूबाई हुकूमत पे, ये गलत है। पंजाब में इन्होंने बल्दियाती इदारे ख़त्म कर दिए पीटीआई ने, लेकिन सिंध में कायम है। आप देख लें, सिंध में बल्दियाती इदारे काम कर रहे हैं जी। इस्लामाबाद में गैर फाल करने की कोशिश की गई है बल्दियाती निज़ाम को, खैर उसमें कोर्ट ने जो है इंटरफेयर करके उसको रोका है, स्टे ऑर्डर दिया है। तो अगर इनकी सोच पीटीआई की तरह होती, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की, तो वो तो वहाँ पे सिंध में भी इनको काम करने से रोक देते। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वो अवामी हम पीपल्स पार्टी वाले ये चाहते हैं कि आगे बढ़ें, काम करें, मिलजुल कर काम करें। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को जो मसाइल हैं उनके मसाइल में जो है वो इजाफा करें। ठीक है, ठीक है। अब आपने बड़ी अच्छी तमाम बातों का जवाब दिया। मैं थोड़ा सा पीटीआई की हुकूमत की तरफ आऊँगा कि आप क्या समझते हैं कि 2 साल इस हुकूमत को हो चुके हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि इस हुकूमत को पूरा टाइम देना चाहिए, जैसा कि लोग कहते हैं कि इतने सालों का गम है तो ये 2 सालों में तो अब दूर होने से रहा, कम से कम 5 साल तो इस हुकूमत को देने चाहिए, फिर जाकर इनकी कोई कारकर्दगी नज़र आएगी। और दूसरा इसके साथ पंजाब के हवाले से आप क्या कहेंगे? बुज़दार साहब जाने का नाम नहीं ले रहे, बहुत दफ़ा ये अफवाहें बीच में आई कि बुज़दार साहब अभी जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। अलीम खान साहब आ रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब आ रहे हैं, कभी कहा गया कि यावर साहब आ रहे हैं अटक से। तो आखिर ऐसा क्या है बुज़दार साहब के पास, ऐसी क्या उनके पास कोई दम, कोई तावीज़ है कि वो जा नहीं रहे और पंजाब का हाल? असल में आपने वफाकी गवर्नमेंट से बात शुरू की और पंजाब लेवल पे ले आए, अब ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये है जी कि जहाँ तक आपने बात की वफाक की, उस पर बात करते हैं। हुकूमत है कहाँ पर जिसको गिराया जाए? आपको कोई हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र आ रही है? बिजली देख लें, पेट्रोल देख लें, आटा देख लें, चीनी देख लें, बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी, मजदूर, अब लोगों को रोज़गार मिल रहा है। आपके दौर में भी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी कहाँ तक गया? देखिए मेरी बात सुने, हम बुरे थे, लोगों ने वोट दिया, इनको आ गए ना जी। आप पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं मिल रहा था तो इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे पानी बंद कर दें, आजकल मुहर्रम के दिन है, कहीं करबला में नहीं मिला था, आपको पानी नहीं देंगे? नहीं, मैं तो आपका वो बता रहा हूं ना, आप कह रहे हैं कि इनका दौर ऐसे तो नहीं। देखिए ये जस्टिफिकेशन नहीं है। देखिए मैं एक बिल्कुल सीधा साधा सा बंदा हूँ और मैं सीधी बात करता हूँ। ये कहते हैं जी हमें लोगों ने वोट दिया, ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया और उनकी जो महंगी ना हुई हो, मुझे बता दें। देखिए चीज़ ये है कि नॉन प्रोफेशनल लोग थे, इनको गवर्नमेंट करने का पता नहीं था। इनको जो लोग इनको लेके आए वो भी अब ये चाहते हैं कि मैं सच्ची मेरी ज़ात से पूछें, आप कहते हैं 5 साल, मैं कहता हूँ 5 साल हुकूमत करनी चाहिए। हम तो कहते हैं हुकूमत को 5 साल पूरे करने चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है, 5 साल पूरे करने चाहिए। हम कभी भी नहीं कहेंगे कि इनको 5 साल, जमहूरी तरीका कार है भाई, ये कोई मतलब ये कोई वो नहीं है कि हम कहेंगे जी हम इसको डंडे और छोटे के उसके ऊपर हम उसको गिरा दें। हमेशा से इमरान खान जो है वो सब कहते हैं जी कि अशराफिया कर रही है जी, अशराफिया ने लॉकडाउन खोल दिया है जी, अशराफिया ने लॉकडाउन कर दिया है जी। भाई इमरान खान साहब का तो जो हाल है ना वो ये है कि हमारे गांव में एक देसी सी मिसाल हम कहते हैं, मैं तो चाचा कर ले हो तो डांग दो। ठीक है, समझ गया ना मेरी बात को? तो ये चीज़ें हैं, इन पे कोई कारकर्दगी नहीं है जी इनकी। किसी भी चीज़ में, किसी भी इदारे को देख लें आप, हालात देख लें आप, इन्वायरमेंट के हालात देख लें आप, इनके जो इनके साथ चलने वाले लेफ़्ट राइट के लोग थे, जंगीर तरीन हो गया या बाकी लोग थे, उनके हालात देख लें। जंगीर तरीन कहाँ पे बैठे हैं, देखें मिसालें देना, बिजली के बिल फाड़ना, कंटेनर पे चढ़ना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हो चुकी हैं, ये हो चुकी। अभी कंटेनर से उतरना चाहिए अवाम की फलाह के लिए। देखिए मैं तो अब 50 लाख घरों की बात कर दी, कहाँ पे हैं 50 लाख घर भाई? पहले 100 दिन 90 डेज़ का कोई मनसूबा था इनका गालबन, तो वो था।
ये हर को अगर बंदे देखें दूसरे, ये अपना काम नहीं कर रहे, ये अपना काम नहीं कर रहे। अगर मैं शेख रशीद साहब की फिर बात बीच में कोट करता चलूँ, शेख रशीद साहब के इस दौर में 100 से ज़ायद हादसे हैं, ट्रेन हादसे हैं जी, सैकड़ों के हिसाब से लोगों की हलाकतें हुई हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? शेख रशीद साहब डेली भाषण देने के लिए 1 घंटा टीवी पे आके बैठते हैं, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब या फलां के मतलब बैठ के बातें करते हैं, उसको अंदर करेंगे, उसको बाहर करेंगे। खुदा का खौफ करें, यकीन माने मेरे जैसा बंदा हो ना तो मैं तो ये कहता हूं कि इनको जेलों में डालना चाहिए। ये कातिल हैं। कौन जिम्मेदार है? रियासत मदीना की बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। रियासत मदीना में जो बंदा जिस चीज़ का जिम्मेदार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे आपका कोई वजीर है, चाहे आपका कोई मशीर है, चाहे कोई आपका अपोजिशन लीडर है, कोई भी है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। देखिए जिंदगी के ऊपर आप अपना कोई इसमें इदारा, लोग भूखे मर रहे हैं जी, खुदकुशियां कर रहे हैं, जो पानी में बह के मर गए हैं, जो बिजली का करंट। वापडा की मिनिस्ट्री का क्या काम है जी? क्या काम है वापडा की मिनिस्ट्री का? उनका काम है लोगों को बिजली मुहैया करना। आप अभी मेरे ऑफिस से वापडा के ऑफिस के नंबर पे फ़ोन करें कंप्लेन के लिए, कोई बंदा फ़ोन नहीं उठाएगा। ये मदीना की रियासत है। 4-4 साल की बच्चियों के साथ रेप होता है, मीडिया जब तक बात ना उठाए उस वक्त तक थाने में FIR दर्ज नहीं होती है। ये मदीना की रियासत है। लोगों को 40 रुपए किलो वाली जो चीनी है 104 रुपए किलो में मिले, ये मदीना की रियासत है। पेट्रोल सस्ता होता है तो पेट्रोल मिलता नहीं है, जब 105 रुपए का होता है या 4 रुपए का होता है तो हर पेट्रोल पंप पे। ये रियासत मदीना है। किस किस चीज़ का रोना रोएं जी हम? हमें जो मौजूदा सूरत हाल है पंजाब की, हम तो आप कहते हैं ना, आपने पंजाब का सवाल किया, मैं ये कहता हूँ हुकूमत नाम की चीज़ नज़र नहीं आती है। चंद लोग बैठे हुए हैं, उनको पीछे से जो लोग लाए हैं ना जी, वही लोग परेशान हैं इस वक्त। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। ज़ाहिर है उनकी भी तवक्कुआत थी। अब आवाम डायरेक्टली तौर पे उन्हीं के मुतालिक बात करते हैं कि इनको लाने वाले कौन है, जिन्होंने इनको लाया है, जिन्होंने इनको धरने पे बैठाया है, जिन्होंने इनके जलसे जुलूस करवाए हैं, जिन्होंने इनको पैसा दिया है, जो इनको एक क्या उसे कहते हैं, जैसे फनकार या सेलिब्रिटी होता है उसके तौर पे अमेरिका लेके गए हैं। भाई आप कश्मीर पॉलिसी देख ले, एक साइन लगा दिया आपने, उसके ऊपर आप दिन भी लिखते जा रहे हैं, घंटे भी, मिनट भी। शर्म नहीं आती उन घंटे, मिनट और दिनों को देख कर कि लोग वहाँ पर कैद हैं और हम यहाँ पे आज़ाद घूम रहे हैं। फ़लस्तीन पॉलिसी के ऊपर देख लें, इंटरनेशनल जो हमारे इंटरनल थ्रेट्स हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, 14 अगस्त के जो अभी मामलात, ये हमारे लिए ये खुशी का महीना है। वैसे तो 14 अगस्त मैं कहता हूँ हर दिन पाकिस्तान का दिन है। हमें ये देखना चाहिए, दो कौमी नज़रिए की बात करता चलूँ, फलाई रियासत की बात करता चलूँ। क्या फलाई रियासत का ख्वाब ये था? क्या दो कौमी नज़रिए का मकसद ये था जो आजकल हमारे मुल्क में हो रहा है? हमने कितना याद किया जी, 80,000 से ज़ायद हमारी माँ बहनों की किस्तें लूटी गई हैं जब हमारा मुल्क बना। कितना जिक्र किया है, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये मुल्क ऐसे बना, इसका ख्वाब ऐसे देखा गया था। जो मौजूदा इस वक्त इसका ढांचा नज़र आ रहा है, क्या ये था? दहशतगर्दी के हवाले से देख लें आप, 80,000 4-4 साल के मासूम बच्चों को ज़बह किया गया। आया जो ये दहशतगर्दी की पॉलिसी लेके आए उनको सजाएं दी गई, उनको फांसियों पे लटकाया गया, उनको जेलों में बंद किया गया। मुल्क के आइन को जिन लोगों ने रोंदा उनको कटहरे, इंसाफ के कटहरे में लाया गया। ये सोचने की बातें हैं। आप इंसाफ की बात करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, आपके मुंह से ये बातें नहीं जचती, इनके मुंह से ये बातें नहीं जचती। आप जो जब हुकूमत में नहीं थे जो बातें करते थे, आज आपको कौन सा सांप सूंघ गया जी? आप जो है वो उसके मतलब हर चीज़ के मतलब यू टर्न ले रहे हैं। अब बात करें जिन चीज़ों ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, आप उन बलोचों के मुतालिक बात करें जो हमसे नाराज़ हैं। कुछ देखिए ना, है ना मामलात, हमारे ट्राइब्स एरिया के मामलात हैं, हमारे भाई हैं, वो हमसे नाराज़ हैं, किसी बात पे हमें राज़ी करना चाहिए, हमने जाना चाहिए उनके पास। हमारा हिस्सा है जिस्म का, वो खून है हमारा। तो हमारे अंदर भी इस मुल्क की मोहब्बत ऐसे दौड़नी चाहिए जैसे हमारी रगों में हमारा खून दौड़ता है। कम से कम ये चीज़ें जो हैं पंजाब के हवाले से, पंजाब में आप खुद देख रहे हैं कि
जो चीफ मिनिस्टर बनाया गया, जिसको वसीम अकरम प्लस का खिताब दिया गया, एक को कप्तान वफाक में कप्तान ले आए, वहाँ पे वसीम अकरम ले आए, तो फिर यही हाल होगा जो हो रहा है कि आज जा रहा है कल जा रहा है। जिस सूबे के चीफ मिनिस्टर को ये ना पता हो कि मैं रात को हूँ और सुबह नहीं हूँगा, तो उसने कारकर्दगी क्या दिखानी है? क्या आप क्या समझते हैं कि क्यों क्या जा रहे हैं गुलजार साहब? देखिए जी, मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ ना कि इनके जाने ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आएगा कोई तो इन्हीं जैसा ही होगा। जो मैं एक अपनी तरफ से एक सलाह दूंगा, जो इनके इमरान खान साहब से कहूँगा, जिन यंग जनरेशन को लोगों को आप लेके चले थे ना स्टार्ट में, आप उन्हीं को लेके चलें। वो आपके लिए बेहतर थे। ठीक है, वो आपके लिए मेहनत करते। आप ये सारे जो लोटे हैं गट्ठे करके जो चले हुए कारतूस हैं सारे, ठीक है ना, वो कहीं नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आती है उसमें घुस जाते हैं, वही जब मुशर्रफ की गवर्नमेंट आती है उसमें घुस जाते हैं, वो उनमें से कुछ हमारी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में घुस आए थे और उसके बाद फिर मियाँ साहब के साथ अटैच हुए। तो फिर जब देखें प्रोसेस है ना जी, तो ये जो प्रोसेस है ये इसका जितना मर्जी इसका रिजल्ट वही आना है। ठीक है, शेख रशीद को आप 10 दफ़ा मिनिस्टर और बना देना तो उसका रिजल्ट यही आना है, जो है ये नहीं बदल सकता। ठीक है, वजह उसकी ये है कि जिस प्रोसेस से आया है, अवामी प्रोसेस से जो आया है इस मुल्क में आएगा ना, हकीकत में बता रहा हूँ, उसका अंजाम भट्टो साहब जैसा होगा, मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा जैसा होगा। मुझे हिस्ट्री उठा के दिखा दें, नेल्सन मंडेला को कितना अरसा इन्होंने जेलों में रखा, हिस्ट्री उठाएं। अवामी आदमी के साथ जो होता है ना, जो अवाम की फलाह की बात करता है, अपने मुल्क की बात करता है, अपनी मिट्टी से मोहब्बत की बात करता है, तो उसके साथ जो होता है वो तारीख का हिस्सा है। हमें अपनी तारीख को पढ़ना चाहिए। जो हिस्ट्री है वो आपको बता देती है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये जो है इनका सिलसिला, इनके साथ जो टीम है, वो उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि ये अपना जो कुछ पहले कर चुके हैं ये आइंदा भी ऐसे करेंगे। अब इस प्रोसेस को बदलें, ठीक है, ये प्रोसेस को बदलें, ये प्रोसेस अवाम के हाथ में दें। यकीन माने, मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि हमारी हुकूमत आएगी, इनकी हुकूमत, मैं कहता हूँ अवाम को फैसला करना चाहिए। जिस दिन इस मुल्क में जो कुछ आपने वोट के जो डब्बा होता है ना, बॉक्स जो होता है, उसमें डाला और वही निकला जो आपने डाला, उस दिन इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। लेकिन मुख्तार अब्बास साहब, आपने ये जो बात की है, तो जब अगर पीपल्स पार्टी को वोट पढ़ते हैं तो पीटीआई और नून लीग कहते हैं कि ये धांधली हुई, नून लीग को पढ़ते हैं तो बाकी दो जमातें कहती हैं ये धांधली हुई। इस दफ़ा पीटीआई को पढ़ गए हैं तो अब आप जो अपोजिशन है वो कह रही है कि ये भी धांधली हुई। देखिए जी, मैं आपको दूर की बात नहीं करता, मैं चलें अपनी बात करता हूँ। पाकिस्तान के किस कानून के तहत जो है मेरा इलेक्शन जो है मुलतवी किया गया है? मरियम के हल्के में होता है, कैप्टन सफदर के हल्के में कोई कानून नहीं है मास है कि कैंडिडेट की डेथ हो जाए। इसके अलावा ठीक है, कैंडिडेट की डेथ होगी तो इलेक्शन मुलतवी होगा। यहाँ पे हनीफ अब्बासी साहब नायल होते हैं, मरियम साहब भी नायल हुई थी, इसी में नायल हुई ना, तो इस हल्के का इलेक्शन की मुलतवी किया गया। इस इलेक्शन में जिसमें जब आपकी कैंपेन चल रही होती है, उसके एक कानून है, उसके कवानीन हैं, उसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आते हैं और आके हल्के का दौरा करते हैं। उसमें मेरे मुखालिफ उम्मीदवार को साथ जो सूबाई के उम्मीदवार हैं उन तमाम की टीम को लेके तो विज़िट करते हैं। मैं इसको क्या समझूं? ये क्या है? आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये धांधली नहीं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना। फिर होता ये है, मैं हाई कोर्ट में जाता हूँ, शेख साहब पिंडी हाई कोर्ट में चले गए, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला गया। शेख साहब ने जो एप्लीकेशन डाली उसका फ़ैसला नहीं हुआ। मैंने जो एप्लीकेशन डाली इलेक्शन होने के लिए, उसका ये हुआ कि वो नेक्स्ट डे के लिए फ़िक्स कर दी गई। ठीक है। नेक्स्ट डे जब हम गए तो नेक्स्ट डे जाके शेख रशीद साहब ने एप्लीकेशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि हाई कोर्ट का फ़ैसला नहीं है, वो एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं उनके पास लग जाती है।
और आधे घंटे में हमें लाहौर से कॉल आती है कि चीफ जस्टिस साहब ने ये एप्लीकेशन लाहौर में अपने पास होते तो लाहौर में मंगवा लिए, आप 3-3:30 बजे लाहौर पेश हों। ठीक है। तो देखें ये तरीक़ाकार है, ये तो है सब कुछ, ये कानून है, ये मजाक है। मसला ये है कि हमें ये ख्याल करना होगा, हम भी मुझे वतन, हम पाकिस्तानी हैं। मेरे सल्के के 6-7 लाख जो रहायशी हैं, इनका क्या कसूर है कि इनको वोट डालने से महरूम कर दिया गया? किस बेस पे के बताएं, कोई एक वजह बता दें कि किस वजह से उनको वोट डालने से महरूम किया गया है। जो इलेक्शन था, इलेक्शन मुलतवी करके तो आपने इसको ज़िमनी इलेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। जहाँ ज़िमनी इलेक्शन में जिसकी हुकूमत होगी तो वो कंटेस्ट करे। तो ये चीज़ें हैं, हमें इन हक़ाइक़ को मानना पड़ेगा, इन हक़ाइक़ को तस्लीम करना पड़ेगा कि ये यहाँ पर नहीं, हर जगह पे हुआ है। जो 2-2 दिन बाद रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं और वो फॉर्म नहीं दिए गए, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तो हकीकत है। बहरहाल जैसे भी आए जी, मैं ये कहता हूँ आ गए थे, जैसे भी आ गए थे, जो भी लाया था इनको कम से कम परफॉर्म करना चाहिए था मुल्क की खातिर। मुल्क देखें, ये मुल्क जो है दलदल में फंसा हुआ है, तो दलदल में फंसे हुए मुल्क के लिए मतलब कि आप इस तरह से एक्सपेरिमेंट करें कि कमज़ोर आदमी को आप मुल्क कमज़ोर आदमी के हवाले कर दें, तो उसके रिज़ल्ट क्या होंगे? बहरान है, पानी का बहरान है, चीनी का बहरान, आटे का बहरान, रोज़गार है, तमाम चीज़ें हैं। क्या किसी चीज़ के मैं आपका जिक्र करता चलूँ? ठीक है मुख्तार अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। अब आखिर पे कुछ सवाल मैंने आपसे करने हैं जिनका आपने बहुत शॉर्ट सा हमें आंसर देना है। क्या जरदारी साहब करप्ट हैं? देखिए जी, अदालतों में केस हैं उनके ऊपर, तो आप समझते हैं कि अदालतों ने जो फ़ैसले दिए हैं, कहाँ पे उनके ख़िलाफ़ जो है वो करप्शन के सबूत जो हैं वो उनके ऊपर लेके आए हैं और उन पर साबित हुए हैं। 10-10 साल 11 साल से जेल में रहे हैं। तो एक आप बुज़ुर्ग आदमी है, एज उनकी देख लें, तो अभी भी 2 दिन पहले उनकी देखिए ना, ये चीज़ें हैं। एक पंजाब का लीडर है, मैं ख़ुद रावलपिंडी से हूँ, वो जेल में होता है, बीमार होता है, आप उसको भिजवा देते हैं लंदन। वो लंदन के जो है एजवे रोड के ऊपर कॉफ़ी भी पी रहा है, वॉक भी कर रहा है, तस्वीरें भी आ जाती हैं। दूसरी तरफ मेयार ये है कि आप एक बुज़ुर्ग है, वो भी बीमार है, सदर पाकिस्तान रहा है, साहब का सदर है पाकिस्तान का, तो वो उसको आप कहते हैं नहीं, आप पेश हो जी। वबा है बुज़ुर्गों के लिए आज वैसे भी जो है, ये जो पेंडेमिक है, जो भी कोरोना वायरस है, तो इसके लिए जो अबव 50 हैं, जो बीमार हैं, कोई किसी डिजीज़ में है, तो उनके लिए परेशानी, तो आप उनको आप लिंक के ज़रिए कर सकते हैं उस चीज़। तो ये आपको इसके अंदाज़ा हो जाना चाहिए खुद ही कि क्या हो रहा है। नवाज शरीफ साहब करप्ट हैं? देखिए जी, नवाज शरीफ साहब करप्ट थे तो उनको सज़ा हुई, थे तो ही सज़ा हुई, मतलब अदालत ने दी ना उनको। ठीक है, आखिर में मैं कुछ लोगों के नाम लूँगा, आपने उनके बारे में कोई एक जुमला या एक नसीहत आप उनको कर सकते हैं। इमरान खान साहब जी। इमरान खान साहब आप किस सेंस में बात कर रहे हैं? मतलब आप कोई भी उनको एक जुमला कह सकते हैं या एक नसीहत उनको कर सकते हैं। अच्छा, जुमला तो जो है वो मेरा थोड़ा सा सख्त होगा, मैं नहीं कहता, तो नसीहत आप कर लें। जान छोड़ दें। उस्मान बुज़दार साहब हमारे पटवारी में मिसाल है कि इस जुमले को भी मैं छोड़ देता हूँ, तो जिधर खान साहब जाएंगे पीछे ये भी जाएं। ठीक है। मरियम नवाज साहिबा जी आए, परफॉर्म करें, आती हैं चली जाती हैं, वो प्रॉपरली इन हो, आए ग्राउंड में आए। ठीक है। बिलावल भुट्टो साहब जी, उनका ब्राइट फ्यूचर है। ठीक है। आप समझ रहे हैं आइंदा 5 साल हुकूमत किसकी आएगी? देखिए जी, मैं इस मामले को इस तरह देखता हूँ कि जो इस वक्त चाइना और अमेरिका का और इस वक्त सऊदीज़ और ये पूरा गल्फ़ जिस तरह से खित्ते में जो अभी चेंजिंग्स आ रही हैं, शिफ्ट ऑफ पावर की जंग है, इकॉनमी की जंग है, तो इस सारे सिनेरियो में हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं। ठीक है। और हमारी फुटिंग जो है ना, जो वो कहते हैं ना, जब कोई तूफ़ान आता है, ज़लज़ला आता है, तो वही
घर खड़े रहते हैं जिनकी बुनियादें मजबूत होती हैं। ठीक है, हमें ये देखना होगा कि हमने अपने आप को इस सिस्टम में अपने आप को मजबूत कैसे करना है। ठीक है, और हमने कहाँ पे खड़ा होना है, और खड़ा होने के लिए हमें अगर इलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो फिर इलेक्शन भी हो जाएं। ठीक है, अगर इलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। देखिए ये बिल्कुल, ये मुल्क है, ये वतन है, तो सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल ऐसी है। इसके कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है जी किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, हमें पहले ये समझना चाहिएगा कि ये जो होने जा रहा है इस वक्त, अभी पिछले कुछ दिनों से आप महीनों से देख रहे हैं, इस पेंडेमिक के बाद से तमाम चीज़ें बड़ी बिखर गई हैं और एक शिफ्ट ऑफ पावर है, बड़े पैमाने पे हो रही है, तब्दीलियाँ हो रही है। तो हमें तमाम जमातों को अपनी तमाम चीज़ों से निकल कर, वो केसेस चलते हैं, अदालतों में चलते नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है जिनके, लेकिन मुल्क के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। और ये जो सूरत हाल आगे बनने जा रही है, बल्कि काफ़ी हद तक बन चुकी है, मैं ये कह रहा हूँ, तो इस सूरत हाल से निकलने के लिए हमें जो है वो सोच और विचार करनी चाहिए और एक मजबूत हिकमत अमली जो है वो अपनानी चाहिए। ठीक है, मुख्तार अब्बास साहब, आखिरी 3 नाम मैं लूँगा। चौधरी तनवीर साहब। देखिए जी, कोई नसीहत कर दें, कोई। देखिए मैंने वही कहा है ना कि रिपीट करने से वही रिजल्ट होगा इनका। मेरे ताल्लुकात वाले पुराने लोग हैं, लेकिन कोई उनका कोई अगर देखा जाए तो मुझे तो कोई फ्यूचर नहीं लग रहा। दानियाल अभी फर्स्ट टाइम है, आगे इंशाल्लाह आए ग्राउंड। हनीफ अब्बासी साहब। हनीफ अब्बासी साहब का भी एंड हो गया जी। ठीक है, आखिरी नाम शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब को तो जी मैंने अपने इलेक्शन में, मेरा एक नारा था कि मेरा पहला इलेक्शन है और इनका आखिरी इलेक्शन है। ठीक है जी, मैंने कहा था, अब देखते हैं आगे इसका क्या बनता है। ठीक है, मुख्तार अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने थैंक यू जी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मुख्तार अब्बास साहब ने उन तमाम सवालों के जवाब दिए कि जो बहुत दिनों से जो है वो सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको नज़र आ रहे थे, और कुछ ऐसे सवालों के जो इनके बारे में कुछ सवालात और कुछ ऐसी चीज़ें जन्म ले रही थी, उन तमाम बातों के इन्होंने जवाब दिए। देखते रहिए AH शो। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।